जय श्री कृष्ण मित्रों, स्वागत है आपका अपने चैनल अनमोल स्टोरी पावर में। आज हम लेकर आए हैं वफादार नौकर की कहानी। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो चलिए दोस्तों, कहानी की तरफ बढ़ते हैं। सूरज अपनी तपिश बिखेर रहा था। पंछी पेड़ों की छांव में सुस्ताए बैठे थे और धूल से भरी पगडंडी पर एक नंगे पांव युवक चला जा रहा था। चेहरे पर थकान थी, मगर आंखों में कुछ और, जैसे कोई आग, कोई कसक या शायद कोई मिशन। उसका नाम था फूलचंद। उम्र यही कोई 20-25 के बीच, तन से दुबला, मन से मजबूत और माथे पर उम्मीद का पसीना। गांव वालों ने पहली बार उसे ठाकुर मदन लाल की हवेली की ओर जाते देखा तो कानों कानों खबर फैल गई। एक नया छोकरा आया है, ठाकुर की हवेली में नौकरी मांगने। ये बात आम नहीं थी। ठाकुर मदन लाल कोई साधारण जमींदार नहीं, गांव के सबसे रौबदार, रहस्यमयी और क्रूर कहे जाने वाले मालिक थे। जब फूलचंद हवेली के विशालकाय फाटक पर पहुंचा तो उस भारी भरकम दरवाजे ने भी जैसे उसका हौसला परखा। दरबान बड़कू ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा, जैसे चील अपने शिकार को तौलती है। कौन है रे? क्या काम है? बड़कू ने खड़खड़ाई आवाज में पूछा। फूलचंद ने हल्का सा सिर झुकाया। सरकार, ठाकुर साहब के यहां नौकरी की गुहार लाया हूं। बड़कू ने ताना मारते हुए कहा। यहां हुक्का भरने वाले को भी राज के लिए वफादार होना पड़ता है। छोरे, तू कौन है? कहां से आया? किसके घर का है? जहां से आया वहां अब कोई नहीं है, और अब जहां हूं वही मेरी जमीन है। फूलचंद ने धीरे से जवाब दिया। बड़कू को कुछ समझ नहीं आया, मगर फूलचंद की आंखों में जो निडर चमक थी, उसने उसे भीतर जाने की इजाजत दे दी। हवेली के अंदर की दुनिया बिल्कुल अलग थी। ऊंची दीवारें, झूमर की जर्जर रोशनी, चमड़े की पुरानी कुर्सियां और हवा में बरसों पुराना डर। ठाकुर मदन लाल अपने सिंहासन जैसे बड़े आसन पर बैठे थे। लंबा चौड़ा शरीर, आंखें गहरी और आवाज में गरज। तू क्या कर सकता है? ठाकुर ने सीधे पूछा। जो कहा जाए और जो नहीं कहा जाए वो भी, फूलचंद ने झुकते हुए कहा। ठाकुर मुस्कुराए। हिम्मत है। ठीक है, आज से तू रणबांकुरा का रखवाला है। रणबांकुरा, ठाकुर का सबसे जंगली घोड़ा, जिसे कोई साध नहीं पाया। गांव में उसके बारे में किस्से थे कि एक बार उसने अपने ही रक्षक को गिराकर मार डाला था। फूलचंद ने न डरते हुए उसी शाम रणबांकुरा को पिंजरे से बाहर निकाला। घोड़ा फुंकारा, बिदका, मगर फूलचंद की निगाहें डगमगाई नहीं। उसने धीरे धीरे उसकी गर्दन सहलाई, गुनगुनाया, और जैसे जैसे वक्त बीतता गया रणबांकुरा उसके कदमों में आ गया। पूरी हवेली स्तब्ध थी। ठाकुर की आंखों में अब हैरानी नहीं, जिज्ञासा थी। दिन बीतते गए। फूलचंद ने नौकर से वफादार सेवक और सेवक से भरोसेमंद आदमी की जगह बना ली। ठाकुर उसे अपने निजी कागजात, गुप्त कामों और खेती-बाड़ी के मामलों तक में शामिल करने लगे। मगर हवेली में सबको यह बदलाव हजम नहीं हुआ। बूढ़े रसोइये मंगतराम से लेकर ठाकुर की पुरानी रखैल कमली तक, सबके मन में शंका थी। एक रात कमली ने फूलचंद से कहा, बड़ा भला बन रहा है तू। जानता नहीं ठाकुर के कितने राज हैं, और उनके भरोसे में आया हर आदमी या तो कुत्ते की मौत मारा गया या गायब। फूलचंद मुस्कुराया। राज अगर बेमोल हों तो डर की कोई जरूरत नहीं होती। कमली चौंकी। उसे पहली एहसास एहसास हुआ कि यह युवक कुछ छिपा रहा है, और जैसे ही रातें बढ़ीं, हवेली में रहस्यमयी घटनाएं होने लगीं। ठाकुर के कागजात एक रात गायब हो गए, पुरानी तिजोरी की चाबी बदल दी गई, और ठाकुर का सबसे विश्वासी आदमी, बनवारी, एक सुबह मृत पाया गया, बाघ के कुएं में। फूलचंद पर पहली बार शक की उंगलियां उठीं, मगर ठाकुर ने सबके सामने उसकी तरफदारी करते हुए कहा, जिसने रणबांकुरा को पालतू बना लिया, वो मेरे दुश्मनों का दुश्मन है। पर फूलचंद जानता था, यह तूफान थमने वाला नहीं। उस रात उसने अपनी कोठरी के नीचे मिट्टी हटाई और वहां से एक पुराना धातु का डिब्बा निकाला। उसमें थी एक मटमैली तस्वीर, कुछ अधजले कागज और एक गहना जिस पर ऐस खुदा हुआ था। फूलचंद ने वह सब देखा, आंखें मूंद लीं और बुदबुदाया, अब ज्यादा वक्त नहीं बचा ठाकुर। अब हिसाब पूरा होगा। वो नौकर नहीं था, वो इंतकाम था। मगर कैसे? क्यों? क्या ठाकुर ने कभी फूलचंद के परिवार के साथ कुछ किया था?
या ये सब किसी बहुत बड़े खेल की शुरुआत थी? गांव वाले अब उसे नौकर नहीं, रहस्य मानते थे। और हवेली एक दिन अपने इतिहास का सबसे बड़ा राज उगलने वाली थी। ठंडी हवाओं के साथ हवेली के गलियारों में कुछ खिंचा खिंचा सा माहौल था। ठाकुर मदन लाल के 60वें जन्मदिन की तैयारी चल रही थी और उस अवसर पर ठाकुरानी की सबसे कीमती चीज, एक हीरों से जड़ा हुआ नेकलेस, खास तौर पर लखनऊ से मंगवाया गया था। पुरानी तिजोरी में रखा गया वह हार, जिसकी चमक पर हवेली की नाक ऊंची रहती थी। ठाकुरानी ने उसी हार को पहनने का ऐलान किया था और सबकी नजरें उसी पर थीं। लेकिन जश्न से एक रात पहले हवेली में कोहराम मच गया। तिजोरी खुली मिली और वह हीरे वाला नेकलेस गायब था। हवेली के अंदर जैसे आग लग गई हो। ठाकुर मदन लाल की आंखें लाल और आवाज पत्थर जैसी कड़ी हो गई। यह चोरी कोई बाहर वाला नहीं कर सकता, यह घर के अंदर का ही खेल है। तुरंत नौकरों की तलाशी ली गई। रसोइये मंगतराम, दरबान बड़कू और यहां तक कि ठाकुर की रखैल कमली की भी झोपड़ी पलटी गई। लेकिन जब फूलचंद की कोठरी की बारी आई तो सबकी सांसें थम गईं। छोटे से गद्दे के नीचे एक कपड़े की पोटली मिली और उसमें वही लापता नेकलेस। यही है वो हरामी, मंगतराम चिल्लाया। हम तो पहले ही कह रहे थे, ये छोरा बहुत भोला बनने की एक्टिंग करता है। बड़कू ने लाठी तानी। ठाकुर साहब, आज्ञा दें तो हाथ पैर तोड़ दें इसका। फूलचंद न चौंका न डर के घुटनों पर गिरा। उसने बस एक बात कही, जिस दिन मैं वाकई चोर बनूं उस दिन मेरी आंखें झुक जाएंगी। आज भी आप देख सकते हैं, वो अब भी सीधी हैं। ठाकुर चुपचाप खड़े रहे। उनकी आंखें फूलचंद के चेहरे पर गड़ी थीं। एक ऐसा चेहरा जो या तो मासूमियत का पुजारी था या फिर चालाकी का उस्ताद। इस हार को तूने चुराया नहीं, ठाकुर ने अचानक कहा। लेकिन ये तेरी कोठरी में कैसे आया? फूलचंद ने धीमे से कहा। या तो मुझे फंसाया गया है या फिर कुछ ऐसा है जिसे आप भी नहीं जानते ठाकुर साहब। पूरी हवेली में खामोशी छा गई। उसी पल कमली बीच में आई और बोली, माफ कीजिए ठाकुर, लेकिन ये लड़का वो नहीं है जो दिखता है। मैं उसे कई बार आधी रात को हवेली के पुराने हिस्सों में घूमते देख चुकी हूं। इसकी चालें साफ नहीं लगती। ठाकुर ने गुस्से में आकर आदेश दिया, इसे कमरे में बंद करो, सुबह पंचायत बुलाई जाएगी। अगर दोषी साबित हुआ तो सजा ऐसी होगी कि मिसाल बनेगी। फूलचंद को पुराने अस्तबल के पीछे की कोठरी में बंद कर दिया गया। बाहर 2 पहरेदार तैनात कर दिए गए। उस रात फूलचंद ने नींद नहीं ली। वो छत की ओर देखता रहा और मन में कुछ कसमसाता रहा। सुबह होने से ठीक पहले जब पहरेदार झपकी में गए, एक परछाई चुपचाप हवेली की तिजोरी वाले कमरे में घुसी। उसके पास वही चाबी थी जो तिजोरी की थी, यानी मामला अंदर के आदमी का था। और उस परछाई ने जल्दबाजी में तिजोरी की अलमारी में एक और हार रखने की कोशिश की। मगर वही वक्त था जब ठाकुर खुद वहीं पहुंचे। उन्होंने सख्त आवाज में पूछा, कमली, ये क्या कर रही हो? कमली चौंक गई। हार हाथ से गिर गया। ठाकुर ने लाठी उठाई। तू तूने किया ये सब? कमली ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। मैं बस डर गई थी ठाकुर। वो फूलचंद बहुत जल्दी आपके करीब आ गया। वो सबका चहेता बन गया। मैं उसे नीचे गिराना चाहती थी। मैंने उसकी कोठरी में हार रखवा दिया ताकि आप उसे भगा दें। बस बस इतनी सी गलती थी। ठाकुर की आंखें गुस्से से तपने लगीं। उन्होंने उसी वक्त पहरेदारों को बुलाया और फूलचंद को बाहर निकालने का आदेश दिया। जब फूलचंद सामने आया, ठाकुर ने उसकी ओर देखा और कहा, मैंने तुझे आजमाया था, मगर तू हर कसौटी पर खरा निकला। फूलचंद, तू सिर्फ मेरा नौकर नहीं, अब मेरा सबसे वफादार आदमी है। फूलचंद ने सिर्फ सिर झुकाया, लेकिन उसकी आंखों में न कोई गर्व था न राहत। वहां कुछ और था, कुछ ऐसा जो अब भी अधूरा था। कमली हवेली से निकाली गई। गांव में चर्चा थी कि ठाकुर ने उसे माफ नहीं किया, मगर फूलचंद ने भी कोई सिफारिश नहीं की। अंदर ही अंदर फूलचंद कुछ बड़ा सोच रहा था। उस रात उसने अपनी कोठरी में वह पुरानी तस्वीर फिर से निकाली, जिसमें एक बच्चा एक औरत की लाश से लिपटा हुआ रो रहा था और पास ही खड़ा था एक आदमी जिसकी तस्वीर जली थी, मगर उसकी अंगूठी पर एमेल खुदा था, यानी मदन लाल। अब यह साफ हो गया था कि फूलचंद की वफादारी सिर्फ ठाकुर की सेवा के लिए नहीं, बल्कि अपने अतीत के बदले की तैयारी थी।
गांव के बाहर एक पुराना पीपल का पेड़ था, झुका हुआ, टेढ़ा मेढ़ा और हमेशा सरसराहट से भरा हुआ। लोग कहते थे कि उसकी छांव में जो भी रात बिताए, उसे अपने बीते कर्मों की परछाई नजर आती है। दिन के उजाले में वह आम सा पेड़ दिखता था, लेकिन रात होते ही उसकी जड़ें जैसे कान बन जातीं और हवा में सरसराहटें नहीं, फुसफुसाहटें तैरने लगतीं। कई बरस पहले किसी ने सुना था कि ठाकुर मदन लाल उसी पीपल के नीचे कुछ लेकर आए थे, रात के अंधेरे में, और वापस लौटे थे अकेले, मगर खून से सने कपड़ों के साथ। तब से गांव में यह पेड़ रहस्यों की थाती बन गया था। फूलचंद हर रोज जैसे काम में व्यस्त था, लेकिन उस रात चुपचाप हवेली से निकला। उसके हाथ में वही पुराना धातु का डिब्बा था, जिसमें उस तस्वीर के साथ आधे जले हुए कुछ दस्तावेज थे। वो सीधा पीपल के पेड़ तक पहुंचा। वहां आज भी सूखी पत्तियों का ढेर पड़ा था, जैसे जमीन कोई बात छुपाए बैठी हो। फूलचंद ने एक तरफ जमीन खोदना शुरू किया, जैसे उसे कोई निशान याद हो, और थोड़ी ही देर में उसे एक पुराना टीन का संदूक मिला, जंग खाया मगर बंद नहीं। उसने जैसे ही उसे खोला, आंखें चौंधिया गईं। संदूक में थे कुछ सरकारी मुहर लगे दस्तावेज, एक महिला की चूड़ियों का टूटा हुआ टुकड़ा और एक कागज जिस पर लिखा था, शिकायत पत्र, ठाकुर मदन लाल द्वारा हमारे खेत हड़पने और मेरी पत्नी पर जबरदस्ती करने की कोशिश का। अगर हमें कुछ हुआ तो इसका जिम्मेदार ठाकुर ही होगा। हस्ताक्षर, सुखराम सिंह। फूलचंद की आंखों में आंसू भर आए। यही था उसका पिता, सुखराम सिंह, वही जो कभी ठाकुर का सरपंच हुआ करता था, ईमानदार, सीधा और गरीब। मगर जब उसने ठाकुर के खिलाफ आवाज उठाई थी, तो एक ही रात में पूरा परिवार गायब हो गया था। मां की लाश मिली थी, बाप और बहन का अब तक कोई पता नहीं था, और छोटा फूलचंद उस रात भाग गया था, एक कुएं में छिपकर। अब सब साफ हो गया। ठाकुर ने न सिर्फ जुल्म किया था, बल्कि उसके निशानों को मिटाने की भी कोशिश की थी। लेकिन उस पीपल की परछाई ने राज संभाल कर रखा था। फूलचंद ने अगले दिन एक और चाल चली। वह ठाकुर से मिला और बोला, सरकार, कल रात मैंने गांव के बाहर शिकार की कुछ हलचल देखी थी। लगता है कोई पुरानी चालबाजी फिर जिंदा हो रही है। ठाकुर चौंके। उन्हें वह पीपल याद आ गया, और वो संदूक भी, जो उन्होंने कभी खुद छुपाया था। कोई और जानता है इसके बारे में? ठाकुर ने सख्ती से पूछा। नहीं सरकार, मगर अगर चाहें तो चलकर देख सकते हैं, फूलचंद ने कहा, जैसे कुछ छुपा रहा हो। उसी रात ठाकुर खुद घोड़े पर सवार होकर फूलचंद के साथ उस पेड़ तक पहुंचे। चारों ओर सन्नाटा, सिर्फ पीपल की पत्तियों की धीमी आवाज। यही है वो जगह, फूलचंद ने इशारा किया। आपकी पुरानी बातें यहीं दफन हैं। ठाकुर मदन लाल ठिठके। उन्होंने धीरे से कहा, तू कौन है फूलचंद? तू ये सब कैसे जानता है? फूलचंद ने जेब से वह तस्वीर निकाली, जिसमें एक औरत की लाश के पास एक बच्चा बैठा था। याद आया ठाकुर, ये वही बच्चा है जिसकी चीख आपने उस रात नहीं सुनी थी। अब वो बड़ा हो गया है। ठाकुर का चेहरा सफेद पड़ गया। घोड़ा पीछे हटने लगा। उन्होंने लाठी टेक कर खुद को संभाला। तो ये था तेरा वफादारी का खेल? बदला लेने आया था? नहीं ठाकुर, फूलचंद की आंखों में आग थी। मैं इंसाफ लेने आया था, वो भी उसी हवेली के अंदर जहां आपने हमसे सब कुछ छीन लिया। तभी पीछे से दो लोग आए, बनवारी और रामधन, जो गांव की पंचायत से जुड्ढे थे। उन्होंने सब दस्तावेज अपने हाथ में लिए और फूलचंद की तरफ इशारा कर बोले, ये सबक नहीं, सच्चाई है ठाकुर। अब पंचायत फैसला करेगी। ठाकुर कुछ बोलना चाहते थे, मगर बोल नहीं पाए। उनके राज अब परछाई नहीं रहे। अब वे सूरज की रोशनी में आ चुके थे। फूलचंद ने पीपल की छांव में खड़े होकर आसमान की ओर देखा। उसकी मां की आत्मा शायद आज कहीं मुस्कुरा रही थी। पर यह अंत नहीं था। ये तो बस शुरुआत थी, एक वफादार नौकर की, जिसने झुककर नहीं, उठकर अपना सच साबित किया था। गांव की सुबह कुछ और ही थी। ठाकुर मदनलाल की हवेली में एक अजीब सा सन्नाटा पसरा था। पंचायत के दस्तावेज लेकर बनवारी और रामधन तहसीलदार के पास निकल चुके थे, लेकिन ठाकुर अब भी अपने कमरे में चुप बैठा था। पहली बार डर के साथ, पहली बार अकेला। इधर फूलचंद गांव में धीरे धीरे अपनी बात मजबूत कर रहा था, मगर वह जानता था कि सिर्फ सच सामने लाना काफी नहीं।
उसे अब ठोस जाल बुनना था ताकि ठाकुर को पूरी तरह से घेरा जा सके। उसे इस काम में दो लोग ऐसे मिले जिनसे कोई उम्मीद भी नहीं करता, बूढ़े वैद्य जी और गांव की नादान मानी जाने वाली टिकलू सिंह की बेटी, सरपंची के लिए लालायित कमला। कमला बचपन से ही बोलने में धीमी, चाल में सुस्त और दिमाग से भोली समझी जाती थी। मगर फूलचंद ने जब एक दिन उसके खेत पर जाकर बात की, तो उसे एहसास हुआ कि ये लड़की बहुत कुछ जानती है, बस बोलती नहीं। कमला ने धीरे धीरे बताया कि कैसे उसके पिता की जमीन भी ठाकुर ने चुपचाप हड़प ली थी और कैसे वो तहसील से कागज गायब करवा चुका था। वैद्य जी की कहानी और भी दुखद थी। उनके बेटे को कभी ठाकुर के लोगों ने पीट पीट कर अधमरा कर दिया था, क्योंकि वो सच्चाई उजागर करने चला था। तब से वैद्य जी किसी से न बोले, किसी से न मिले। मगर फूलचंद की आंखों में उन्होंने वही आग देखी जो कभी उनके बेटे की आंखों में थी। फूलचंद ने एक योजना बनाई, और योजना थी हवेली के भीतर से हमला। कमला ने हवेली में चुपचाप काम पकड़ लिया, ठाकुर की बीमार बहू के लिए दवा पहुंचाने का। उधर वैद्य जी ने एक खास मिश्रण तैयार किया जो किसी की चेतना को धीमा कर दे, ताकि उससे सच्ची बात निकलवाई जा सके। ठाकुर के सबसे विश्वास पात्र दरबान बड़कू की कमजोरी थी उसकी बीड़ी। फूलचंद ने वैद्य जी से वही खास दवा बीड़ी में मिलवा दी। 2 दिन के अंदर बड़कू की जुबान हल्की होने लगी, और एक रात कमला ने बड़कू की बातें सुन ली। वो बड़बड़ा रहा था, हम ही तो गाड़ के आए थे सुखराम की लाश पीपल के पेड़ के पास। ठाकुर ने कहा था, कोई नहीं जानेगा। कमला ने सब याद रखा। अगली सुबह फूलचंद ने वह सारी जानकारी बनवारी और तहसील से आए अफसरों को दी, और साथ में वो गुप्त नक्शा जो कभी ठाकुर की हवेली में ही छिपा था, जिससे पता चलता था कि सुखराम की जमीन पर अब ठाकुर की गोदाम खड़ी है। अब सबूत थे, गवाह थे, और लोग भी। मगर फूलचंद ने आखिरी चाल अभी बाकी रखी थी। एक दिन वह हवेली में दाखिल हुआ, अपने पुराने नौकरों के कपड़े में। ठाकुर वहीं बैठा था, अकेला। फूलचंद ने कहा, मालिक, आप ही ने मुझे बनाया, और आप ही की वजह से मैं आज सबके सामने हूं। ठाकुर मुस्कुराया, मगर वो मुस्कान डर में डूबी हुई थी। तो अब क्या, जेल भिजवाओगे? उसने पूछा। नहीं, फूलचंद बोला, आपके लिए एक और सजा रखी है जो कोई अदालत नहीं दे सकती। अगले दिन गांव में पंचायत बैठी। ठाकुर मदन लाल को खुले मैदान में बुलाया गया। सारे लोग इकट्ठा थे। फूलचंद ने आगे बढ़कर ठाकुर को एक कुर्सी की ओर इशारा किया, लेकिन वो कोई आम कुर्सी नहीं थी। वो थी गांव के मुख्य द्वार पर बैठने वाले चौकीदार की कुर्सी, जहां ठाकुर को 1 महीने तक हर गुजरने वाले को सलाम करना था और अपने पुराने अपराधों की माफी मांगनी थी। गांव की अदालत ने फैसला किया, ठाकुर जेल नहीं जाएगा, लेकिन अब वो ही सबसे नीची सेवा करेगा, उसी गांव में जहां कभी उसका आतंक चलता था। ठाकुर पहले तो उखड़ गया, मगर जब लोगों ने जोर से मान्य है चिल्लाया, वो चुपचाप कुर्सी पर बैठ गया। वहीं पास खड़ा फूलचंद कमला की ओर देख मुस्कुराया, और कमला ने सिर हिलाकर इशारा किया, जैसे वो बोलती नहीं पर सब समझती हो। फूलचंद ने हवा में सांस ली। अब बदला भी पूरा था, और न्याय भी। मगर एक संतोष अब भी बाकी था, वो जो गांव की मिट्टी में था, जो फूलचंद के पिता की हत्या में बह गया था। और अब उस मिट्टी से जन्म ले रहा था एक नया फूलचंद, वफादार नहीं, अब गांव का रखवाला। सूरज की किरणें उस दिन गांव के चौपाल पर कुछ और ही उजली थीं। महीनों की उठापटक, झूठ और सच की जंग और इंसाफ की लड़ाई अब अपने अंतिम मोड़ पर थी। गांव की जनता अब जान चुकी थी कि फूलचंद कोई मामूली नौकर नहीं था। वो एक ऐसा सच्चा बेटा था जिसने अपने पिता का नाम, अपनी मां की आत्मा और अपनी बहन की चीख को न्याय दिलाने की कसम खाई थी, और निभा भी दी। ठाकुर मदन लाल अब हवेली से बाहर नहीं निकलता था। नजरें झुकी रहती थीं। उसका सारा रुतबा, उसकी शानो शौकत अब सिर झुकाए राम राम करने में तब्दील हो चुकी थी। वो अब वही करता था जो पहले गुलाम करते थे, चौपाल पर झाड़ू, मंदिर में सफाई, और हर घर के दरवाजे पर झोली फैलाकर माफी। गांव के बच्चों ने अब तक यह शब्द नहीं सुना था, ठाकुर साहब, क्योंकि अब वह सिर्फ मदन काका रह गए थे। और वहीं दूसरी ओर फूलचंद अब भी वैसे ही कपड़ों में रहता था, सादे, पुराने,
मगर साफ। लोगों ने उसे सरपंच बनाना चाहा, तहसील ने उसे जन सेवा पदक देने की घोषणा की और कुछ अफसरों ने तो नौकरी और पक्की तनख्वाह की पेशकश भी की। मगर फूलचंद ने मुस्कुराकर एक ही जवाब दिया, मैं तो नौकर ही ठीक हूं, मगर अब किसी का गुलाम नहीं। पंचायत के मंच पर एक सभा हुई, जहां गांव के बुजुर्गों ने फूलचंद को बुलाया। बनवारी, रामधन, वैद्य जी और खुद कमला भी वहां मौजूद थीं। एक एक कर सबने फूलचंद की तारीफ की, लेकिन फूलचंद सिर झुकाए खड़ा रहा, जैसे तारीफ सुनना उसे आता ही नहीं था। अंत में गांव के सबसे बुजुर्ग वृद्ध बालचंद मास्टर उठे। कांपते हाथों से उन्होंने फूलचंद के सिर पर हाथ रखा और कहा, फूलचंद, तूने साबित कर दिया कि वफादारी खून से नहीं, कर्म से आती है। तू नौकर बनकर आया था, पर आज तू इस गांव का रखवाला बन गया है। तभी कमला आगे बढ़ी और सबके सामने एक लिफाफा लेकर आई। वो कोई सरकारी इनाम नहीं था, उसमें वो पुराना कागज था जिसे फूलचंद ने पीपल के नीचे से निकाला था। अब वो उसकी नहीं, गांव की धरोहर बन चुकी थी। कमला ने कहा, इसमें जो जमीन आपके पिता की थी, वो अब पंचायत के आदेश से आपको लौट आई जाती है। मगर एक शर्त है, वहां अब हवेली नहीं, स्कूल बनेगा, सुखराम स्मृति विद्यालय। भीड़ में तालियों की गूंज उठी। कुछ बूढ़ी आंखों से आंसू बह निकले और कुछ नौजवानों के सीने गर्व से फूल गए। फूलचंद ने कुछ देर चुप रहने के बाद माइक उठाया और कहा, मैंने कभी इनाम के लिए वफादारी नहीं निभाई थी। ये तो मेरे खून में थी। मां की ममता, पिता की ईमानदारी और बहन की याद में जिंदा रही। आज जो भी मिला है, वो मेरी नहीं, उनकी मेहनत का फल है। मैं नौकर रहूंगा, लेकिन अब उस मिट्टी का जो मुझे पहचान दिला गई। सभा के अंत में फूलचंद को सादगी से एक सफेद साफा और गांव की चाबी दी गई। प्रतीक था सम्मान और जिम्मेदारी का। और जब सभा समाप्त हुई, तो एक बच्चा भागता हुआ आया और बोला, फूलचंद चाचा, स्कूल कब खुलेगा? फूलचंद ने उसकी पीठ थपथपाई और कहा, बहुत जल्द, ताकि कोई और फूलचंद कभी नौकर न बने, बल्कि मालिक बने अपने भविष्य का। सच्ची वफादारी का इनाम किसी महल या दौलत में नहीं होता। वो होता है उस मिट्टी में जहां इज्जत उगती है और नाम अमर हो जाता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल अनमोल स्टोरी पावर को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि आपको हमारी सभी नई कहानियों की जानकारी मिल सके। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई रोचक कहानी के साथ। जय श्री कृष्णा।